बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं हाजिर हूं मेरे प्यारे दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के मध्यकालीन इतिहास का। और मध्यकालीन इतिहास जैसा कि आपको पता होगा कल रात 9 बजे आपकी लाइव क्लास हुई थी जिसमें आपने देखा था किसके बारे में, तो आपने समझा था पेपर 1 के बारे में, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। अब आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र की क्लास आज की प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग और नमस्ते, राम राम जो भी लिख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास अर्थात मेडिवल हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 मतलब प्रथम प्रश्न पत्र पेपर 2 अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे यूरोप के इतिहास के बारे में हम मतलब कि हमको चर्चा करनी है, आपके सिलेबस में कुछ निर्धारित चीज़ें दी गई हैं, बस इन्हीं को हमको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सबसे पहले पेपर का जब नाम आपका लिखा होगा वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने जो है क्या क्या पढ़ना है। 1453 ईस्वी से लेकर के सन 1789 ईस्वी तक के समय काल को हमको पढ़ना है। इतिहास में उस समय जो है यूरोप में उस समय कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में हमको एक प्रकार से पढ़ना है। और ठीक, और ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे यूरोप के देश में क्या हो रहा था, मुख्य जैसे बात की जाए तो यहाँ पर फ्रांस में आप देख लें, नीदरलैंड में देख लीजिए, स्पेन में देख लेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लैंड में देखेंगे और इसके साथ ही साथ आप जो है इंग्लैंड को ज़्यादा फोकस करेंगे। उसी के साथ साथ रूस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पोलैंड के बारे में, और उसके बाद में आप यहीं पर ऑस्ट्रिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका के कुछ चीज़ों के बारे में, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मतलब ज़्यादा देशों के बारे में भी नहीं पढ़ना है हमको, कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में पढ़ना और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। आपका जो पेपर है, आपका जो सिलेबस है वो 4 इकाइयों में बटा हुआ है, मतलब जो है यूनिट 4 में, मतलब कि 4 यूनिट में डिवाइड है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और चलिए प्रारंभ करते हैं कल की कक्षा की भांति कि आखिरकार इकाई 1 में क्या संकलित है। तो इकाई 1 में आप लोग देखिएगा, इकाई 1 के अंतर्गत देखिए पुनर्जागरण। सबसे पहला क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, पहला चैप्टर आपका पुनर्जागरण पढ़ना पड़ेगा। पुनर्जागरण समझते हैं कि एक प्रकार से पहले जागृत कोई चीज़ हो चुका हो, उसके बाद में दोबारा से क्या हो वही जग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्जागरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो हम विस्तारवाद से आपको, मतलब विस्तारवादी नीतियों को अपनाते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे। बड़े ही आसानी से समझाएंगे पुनर्जागरण क्या है, क्यों आया, या इसके क्या क्या कारण थे, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, क्या डेफिनेशन है, विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है और किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से एग्जाम से बनते हैं, इन सभी मुद्दों को समझाने का प्रयास रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भली बात परिचित है। तो पुनर्जागरण के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, धर्म सुधार हमारे सामने आता है तो हम धर्म सुधार के बारे में देखेंगे। क्योंकि उस समय यूरोप की बात की जाए तो धार्मिक एक प्रकार से रूढ़वादिता और धार्मिक जो है कट्टरता बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। वहाँ पर धर्म ही हर एक क्षेत्र में क्या अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए था। और ऐसे समय में एक प्रकार से एक सुधार कार्यक्रम चालू किया गया, एक सुधार हुआ उनमें, उसी को धर्म सुधार के नाम से जानते हैं। तो धर्म सुधार देखेंगे क्या हुआ, उसके बाद में प्रति सुधार, तो प्रति धर्म सुधार, यहाँ पर प्रति सुधार लिख दिया, क्या प्रति धर्म सुधार, धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार, इन दोनों मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है धर्म सुधार तथा प्रति सुधार। ठीक है, प्रति धर्म सुधार, प्रति धर्म, ठीक, तो प्रति धर्म सुधार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि इसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। तो ये चिन्ह आप समझिए कि ये विस्तार का एक प्रकार चिन्ह है कि हाँ, धर्म सुधार के बारे में अगर आगे आपको लिखना है तो ये चिन्ह लगाइए। ये कोई चिन्ह नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ये कोई चिन्ह नहीं होता, ये बात ये मत लगाया करें कभी। अगर आप कॉपी वगैरह में हिंदी की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो कभी भी ऐसा चिन्ह मत लगाइए। जब भी आपको हेडिंग वगैरह डालने के बाद में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे डाल दीजिएगा। ये चिन्ह होता है देवनागरी लिपि का, ध्यान रखेंगे इतनी बात। वो सब कोई चिन्ह नहीं होता कि तीर वगैरह बना दो, ये भी चिन्ह नहीं होता, ये तीर बना दिया। योजक चिन्ह, ये दूसरा चिन्ह, ये वाला जैसे लाइन खींच दिया, मतलब कि जैसे एक लिखना है, एक और एक लिखना है, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये योजक मतलब जोड़ रहा है इसको, ठीक, समझिए इसको। तो हिंदी में ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप कॉपी लिखें, बाई चांस आप सेकेंड ईयर वगैरह में जाएंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ताकि जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो सब ये भी गलतियाँ देखते हैं और उसके हिसाब से नंबर कम कर दिया जाता है। चलिए, तीसरा चैप्टर आपके सामने आता है राष्ट्रीय राज्यों का उदय एवं विकास। तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय कैसे कैसे हुआ, कहाँ पर, यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ, यूरोप के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1453 ईस्वी से लेकर के 1789 ईस्वी तक
जो भी नए हमारे छात्राएँ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा हो रही, पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कल। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए जा करके वहाँ पर उसको, ठीक है। और सभी लोगों का निश्चित तौर पर बहुत स्वागत है शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए, गुड इवनिंग। अब यहाँ पर देखें आप सभी लोग राष्ट्रीय राज्यों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ और उदय के साथ साथ उनका विकास जो क्रम रहा है वो कैसा रहा। तो इन दोनों मुद्दों को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, स्पेन के बारे में देखेंगे और स्पेन का जो उत्थान हुआ है वह कैसे हुआ है। स्पेन के उत्थान के बारे में, मतलब स्पेन का उदय जो कैसे हुआ है, स्पेन जो देश है आज उसका उदय आखिरकार कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो स्पेन का उत्थान देखेंगे, साथ ही साथ उत्थान के बाद में हम पतन देखेंगे, क्योंकि स्पेन का पतन भी हुआ तो कैसे पतन हुआ और कैसे उठा हुआ, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ चार्ल्स पंचम जो हैं इनके बारे में देखेंगे। ये एक प्रकार से उस समय राजा रहे हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। चार्ल्स पंचम कौन थे, क्या थे, इनकी क्या नीतियाँ थीं और इनकी क्या मतलब किस प्रकार से हमको क्यों पढ़ना होता है, इन सभी मुद्दों को देखेंगे। और इनका जो है स्पेन में क्या योगदान रहा, इन सभी को देखेंगे। और साथ ही साथ फिलिप द्वितीय, तो इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, तो स्पेन के उत्थान और पतन के बारे में। साथ ही साथ अब उसमें हम चार्ल्स प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। चार्ल्स प्रथम से लेकर के कितने प्रश्न एग्जाम से बने हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इसको बताएंगे। चाहे आपकी परीक्षा, यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा कैसी हो रही है, ऑब्जेक्टिव हो रही हो, और चाहे आपकी परीक्षा सब्जेक्टिव हो रही हो, कैसी हो रही हो, सब्जेक्टिव हो रही हो। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका ये परीक्षा, मतलब चाहे लिखित परीक्षा हो रही हो और चाहे आपकी परीक्षा वस्तुनिष्ठ हो रही हो, मतलब कि बहुविकल्पीय हो रही हो, किसी भी टाइप की आपकी परीक्षा हो रही है तो सबको लेकर के मैं बताने का प्रयास करूंगा। मेरा ध्यान यह रहेगा कि जो है किस प्रकार से लघु उत्तरीय तो लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बन सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आपके अति लघु उत्तरीय, मतलब कि जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव, मतलब कि कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो इन दोनों को, बहुविकल्पीय का मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट उसकी करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा मेरे भाई, ओके। प्रैक्टिस सेट मैं इसकी करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेट जैसे चैप्टर 1 हमने पढ़ाया, चैप्टर 1 की प्रैक्टिस सेट मैं लगवा दूंगा। या आप कहें तो जो है चैप्टर 1 या फिर मॉडल पेपर सेट करें, लगभग 10 मॉडल पेपर दे दें, 10 मॉडल पेपर दे दें, 100 प्रश्न का 10 मॉडल पेपर, तो इनमें से आपका लगभग 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और उन्हीं 1000 क्वेश्चन में से आपका 100 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बस 10 वीडियो डाल दें और 10 वीडियो आप लोग 10 बार देख लीजिए, 10 बार एक वीडियो, सब रट जाएगा। बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं कि आपको याद करना, कोई याद मत करना, ध्यान रखेंगे। आपको करना कुछ मुद्दों को याद करिएगा, बाकी आप केवल 10 बार वीडियो देख लेंगे ना, वैसे कंठस्थ हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव का तो यही फ़ायदा होता है, बस 10 बार वीडियो पढ़ो और पढ़ने के बाद तुरंत याद ही हो जाता है, ठीक। तो उसके बारे में यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद नीदरलैंड का विद्रोह, नीदरलैंड में विद्रोह जो हुआ या स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। नीदरलैंड का विद्रोह या नीदरलैंड की क्रांति वगैरह जो भी है इसके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या देखेंगे, उसके बाद में 30 वर्षीय युद्ध के बारे में देखेंगे। तो 30 वर्षीय युद्ध यानी कि 30 ईयर जो है वार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन समस्त मुद्दों को हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे इकाई 1 के अंतर्गत। उसके बाद में हम इकाई 2 में प्रवेश करेंगे। इकाई 2 में आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फ्रांस के बारे में हम खास करके देखने का प्रयास रहेगा। यहाँ पर देखें फ्रांस का उत्थान कैसे कैसे हुआ, ठीक है, देखेंगे फ्रांस का उत्थान कैसे हुआ। यहाँ पर देखिएगा फ्रांस का उत्थान मतलब फ्रांस का उदय कैसे हुआ और साथ ही साथ फ्रांस के उदय के साथ साथ उसके उत्थान में जैसे कि बात करें हेनरी चतुर्थ का क्या योगदान रहा है, हेनरी चतुर्थ कौन थे और आखिरकार ये इन्होंने किस प्रकार से फ्रांस के उत्थान में योगदान किया या क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में रिसलू के बारे में चर्चा करेंगे। रिसलू के बाद में हम जो है मैज़ेरिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इन जो है तीन जो है विद्वानों मतलब कि 3 जो राजा रहे या फिर मुख्य व्यक्ति रहे हैं जो है फ्रांस के उत्थान में, इसके बारे में देखने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में हम किसके बारे में, इंग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। और इंग्लैंड में हम स्टुअर्ट जो राजा रहे हैं उन राजाओं के काल जो है मतलब उन राजाओं के काल या समय इसको बोल सकते हैं आप। तो उन राजाओं के समय में या फिर काल में या फिर उनके शासनकाल में जो ताज रहा है, ताज को क्राउन आप कहते हो, तो ताज और संसद मतलब ताज मतलब एक प्रकार से जो राजा रहे हैं यानी राजा का जो शासन रहा है या राजा जैसे शासन चलाते हैं या राजा का जो एक प्रकार से मंत्रिमंडल है जो राजा के अंतर्गत अधीन रहता है वो यानी ताज, और जो संसद है मतलब कि जो एक प्रकार से जो चुनाव होकर के जनता के द्वारा चुन करके लोग गए हैं उनके। तो इन दोनों के बीच में चूँकि इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजा के जो ताज हो मतलब कि जैसे स्टुअर्ट जो राजा होते थे वह एक प्रकार से जैसे अभी भी राजा वहाँ पर चलती राजशाही, तो राजा थे पहले, लेकिन अब क्या हुआ जो शासन था वह संसद के हाथ में चला गया। वहाँ पर जो है बात की जाए तो
बड़े बड़े पदों पर कौन हो गए अधिकारी, बड़े बड़े सब जनता के द्वारा चुने हुए आने लगे। अब ये जो राजा थे, यानी कि जो आनुवंशिक पद्धति चली आ रही थी कि हाँ इनके लड़के इन राजा बनेंगे, फिर उनके लड़के राजा बनेंगे, तो ये पद्धति बिल्कुल, तो राजाओं का जो अधिकार क्षेत्र था वह कम होने लगा धीरे धीरे। और ऐसे में ताज और संसद के बीच में क्या उत्पन्न हुआ, संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो इस संघर्ष को देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच में, अर्थात राजाओं के शासन और कानून जो थे उन कानूनों के बीच में, और जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून थे उनके बीच में, या संसद के लोगों के बीच में और राजा के बीच में, या राजा के मंत्रियों के बीच में किस प्रकार से क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से संघर्ष चला, इन सभी मुद्दों को यहाँ पर देखने का प्रयास रहेगा। तो बोलो इतनी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहेगी क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो जैसे कि आपको सिलेबस जब आप पढ़ते होंगे बुक वगैरह में या फिर कहीं पर भी, तो एक प्रकार से आपको जटिल लगता होगा मुद्दा, लेकिन एक बार अगर आपको बता दिया जाए कि हाँ उसको किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, प्रश्न कैसे कैसे वहाँ से बनते हैं, तो एक प्रकार से आपका थोड़ा डाउट तो ज़रूर क्लियर होता होगा। अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके हमको बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल सर वीडियो पसंद आ रही है। और आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आपका एक लाइक मोटिवेट करता, तो आप लोग ये समझिए। ठीक, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारी परीक्षा लगी हुई है, लेकिन हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। एक वीडियो सेट करने में तुरंत जाओ इधर उधर से नहा धो के आओ, ऐसा करो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। अब आपको क्या बताएं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों के लिए मैं जो है डेली आने का प्रयास करता हूँ। सोच रहा हूँ कि और भी टीचर्स वगैरह मंगवाऊँ जो आपको पढ़ाएँ अच्छे तरीके से, क्योंकि एक मैं अकेले कितना सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको, इसलिए सोच रहा हूँ कि एक आध दो टीचर और आपके सामने ला दूँ ताकि वो भी आपको पढ़ाएँ। ठीक, तो इससे आपको क्या होगा, कंटेंट मिल जाएगा अच्छी मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। उद्योगों के क्षेत्र में एक प्रकार से नवीनता आई। उद्योग मशीनों से बनने लगे, हाथों से जो उद्योग बनते थे और मशीनों से, एक कपड़ा हमको जो टाई बनी है, या टाई बनाने में अगर हाथ से बनाया जाए तो लगभग कितने दिन लगेंगे भाई, हाथ से बनाया जाए तो मान लेते हैं 2 दिन लगता था, या फिर एक दिन में एक टाई बनाता था कोई व्यक्ति, या एक दिन में 10 टाई मान लेते हैं, तो एक दिन में 10 टाई बनाता था। लेकिन वही मशीन होगा तो एक दिन में कम से कम नहीं तो 100-200 टाई बना देती है। तो एक प्रकार से जब ऐसी क्रांति की, जो एक व्यक्ति एक दिन में 10 टाई बनाता था, वही अब व्यक्ति एक दिन में 100 टाई बना रहा है। तो एक प्रकार से ऐसी क्रांति हुई उद्योगों के क्षेत्र में, उद्योगों को एकाएक बढ़ावा मिल गया। जो एक कि एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर था, या फिर जो एक चीज़ें बन रही थी वह 10 बनने लगी, 10 वाली चीज़ें 100 बनने लगी। एक प्रकार से बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में विज्ञानों का विकास हुआ, और जब विज्ञानों का विकास हुआ उसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में एक प्रकार से बढ़ोतरी हुई। तो ये इंग्लैंड में हुआ पहली बार। तो यहाँ पर हम इसके परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। उसके बाद में तीसरा मुद्दा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंग्लैंड में। आप लोग सोच रहे थे कि सर जी इसको आपने छोड़ दिया, तो इसको हमने छोड़ा नहीं था। ये एक मुद्दा हमने देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा यहाँ पर देखेंगे। तो इंग्लैंड में जो 1688 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, इसको शानदार क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो शानदार क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कहाँ पर हुई है, इंग्लैंड में हुई है 1688 ईस्वी में। तो इसको देखेंगे हम। ठीक, उसके बाद में हम इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में आप लोग देखिए रूस के बारे में चर्चा करेंगे और रूस के इतिहास के बारे में देखेंगे। इसमें हम पीटर महान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो पीटर महान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कैथरीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, कैथरीन। और कैथरीन कौन, कैथरीन द्वितीय के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो पीटर महान के बारे में, जो कि रूस से संबंध रखते हैं, कैथरीन द्वितीय यानी रूस से संबंध रखते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पढ़िए, तीसरा वो है। ठीक, दूसरा में हम ऑस्ट्रेलिया के नंबर पहुँचते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसके बारे में पढ़ना है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार कौन होगा, इसको लेकर के युद्ध चला। तो वह युद्ध कौन सा था, कौन लड़ रहा था, किसका पराजय हुआ, कौन जीता, और किस प्रकार से एग्जाम से प्रश्न बने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के कैसे बनते हैं, लिखित टाइप के कि जो लघु उत्तरीय तिलघु उत्तरीय कैसे बनते हैं, दीर्घ उत्तरीय कैसे बनते हैं, इन समस्त मुद्दों को देखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो उत्तराधिकार जो है, उत्तराधिकार का युद्ध देखेंगे हम कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें रही हैं। उसके बाद में सप्तवर्षीय युद्ध कैसे हुआ, 7 सालों का जो युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो है मेरिया थेरेसा के बारे में चर्चा करेंगे, इनका क्या योगदान रहा है जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के को लेकर के इन्होंने क्या कैसी बातें कही, इसके बारे में। उसके बाद में हम जोसेफ द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे, हम। ठीक है, तो यहाँ पर जोसेफ द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में तो मेरिया थेरेसा और जोसेफ द्वितीय, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हाँ
किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया में हमको उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पढ़ना है और मेरिया थेरेसा को विशेष ध्यान में रख करके उनको विशेष जो है प्रायोरिटी हमको देनी है, मतलब उनको हमको विशेष में पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ जोसेफ द्वितीय के बारे में। तो इतना मुद्दा आपका क्लियर हुआ होगा। निश्चित तौर पर आपने इकाई 3 तक सारे मुद्दे को देखा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपने इन समस्त मुद्दों को देखा। अब हम जो है थोड़ा मार्कर चेंज कर लें और यहाँ पर देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है भैया, यानी इकाई 4। इकाई 4 के अंतर्गत मुश्किल से हमको 2 चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा आपको नहीं जो है प्रकार से इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, ध्यान जो इन सभी में मिला करके 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 2 3 चैप्टर में आपका यूनिट 3 समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं स्वयं कैटेगराइज करूँगा, बांटूंगा कि किस प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक चैप्टर में कितना समाहित होगा, इसको मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आप लोग देखते रहिएगा उसको। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए फटाफट से जितने भी लोग जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, दूसरा है आपका यहाँ पर इकाई 4 के अंतर्गत पहला क्या है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध या स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिका के बारे में खास करके हमको उसके स्वतंत्रता युद्ध के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखना है अमेरिका को लेकर के। और साथ ही साथ इसको लेकर के कैसे एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, क्या कारण रहे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के, आखिर में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होने के पीछे का क्या क्या एक प्रकार से पूरा इतिहास रहा है, इसको देखने के साथ ही साथ बहुत सारे कारण भी रहे हैं। राजनीतिक कारण क्या रहा और उसके बाद में सामाजिक कारण क्या रहा, आर्थिक कारण क्या रहा, धार्मिक कारण तो एक प्रकार से प्रबल रूप धारण किए हुए था। तमाम सारे मुद्दे हैं। तो इन समस्त मुद्दों को समझने का परिणाम मतलब कि एक प्रकार से प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद में, स्वतंत्रता युद्ध हो जाने के बाद में क्या परिणाम मिला, उस परिणाम को भी देखने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे मुद्दे हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, चूँकि जो है नवीनता बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। कहाँ से, हमने आपको बताया था इंग्लैंड में जैसे औद्योगिक क्रांति आती है, उसी क्रांति से एक प्रकार से नवीनता आती है। जब उद्योग के क्षेत्र में एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अमेरिका में भी, चूँकि जो इंग्लैंड है ना, ये सभी का जो है सरदार था उस समय, सभी देशों पर क्या किया था, शासन कर रहा था। कौन, उपनिवेश बनाए हुए था, कौन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ही इंग्लैंड शामिल था, तो ब्रिटेन सभी पर राज कर रहा था। तो उस समय चूँकि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आएगी तो वहीं से कहीं ना कहीं पे प्रभावित जो वहाँ पर राज कर रहा होगा या दूसरे देश का, मतलब जो इंग्लैंड का उपनिवेश होगा, अर्थात जो अमेरिका हुआ, चाहे भारत हुआ या फिर चाहे अन्य कंट्रीज़ हुई जो कि इंग्लैंड के गुलाम थे, तो वहाँ पर क्या होगा, उद्योगों का विकास होगा। और जब उद्योगों का विकास होगा तो एक वाद आएगा, एक विचारधारा आएगी, और वह विचारधारा क्या है, वाणिज्यवाद। ठीक, यहाँ पर तो वाणिज्यिक क्रांति जो हुई है या औद्योगिक क्रांति का एक प्रकार से क्या है, परिणाम है आगे चल करके। तो कैसे कैसे दोनों का रिलेशन, किस प्रकार से अंतर पूछता है, किस प्रकार से रिलेशनशिप पूछता है कि जो है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या फिर जो एक प्रकार से कराधान संबंधी जो एक प्रकार से क्या हुई है, वाणिज्यिक क्रांति जो हुई है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं, इन समस्त मुद्दों को देखने का प्रयास रहेगा। तो वाणिज्यिक क्रांति और वाणिज्यवाद, यानी वाद मतलब होता है विचारधारा और वाणिज्य मतलब होता है वाणिज्य से संबंधित। तो वाणिज्य आप लोग समझते होंगे कराधान वगैरह, फिर आप समझते होंगे तमाम सारे। तो वाणिज्यवाद के बारे में मतलब कि ये विचारधारा क्या है, तो एक प्रकार से क्रांति संबंधित है, रुपया पैसे वित्तीय मामलों से संबंधित है, समझाऊंगा विस्तार से आपको किसी दिन। तो वाणिज्यिक क्रांति कैसे हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण, आप सामाजिक कारण जोड़ सकते हैं इसके पीछे, आप राजनीतिक कारण जोड़ सकते हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सारा मुद्दा, लेकिन यहाँ पर हमने उसको नहीं लिखा, तो वैसे बता दूँ तो कारण जब हम पढ़ेंगे ना तो विस्तार से आपको चर्चा कर देंगे। अभी मैं सिलेबस अगर लिखना चाहूँ तो लगभग 2-3-4 पेज में सिलेबस आपका ही आएगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाँ, वाणिज्यिक क्रांति के कारण, वाणिज्यिक क्रांति के परिणाम आगे चल करके, तो ये सब आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि वाणिज्यिक क्रांति के अंतर्गत ही ये सब आएगा। और जब मैं पढ़ाऊंगा तब वाणिज्यिक क्रांति क्या है, इसका वर्गीकरण, डिफिनेशन, इस सब अमेरिका में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा है, किस प्रकार से हुई हैं और किन परिप्रेक्ष्य में आखिरकार इसकी क्या आवश्यकता पड़ी समाज को, इन समस्त मुद्दों को यहाँ पर देखेंगे। तो वाणिज्यवाद और वाणिज्यिक क्रांति लास्ट दे करके हम समाप्त करेंगे अपना एक प्रकार से विषय। और उसके बाद में आपको देखने का प्रयास जो है, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दे देंगे तमाम सारा, उसको भी देखते रहिएगा। और ध्यान रखिए इतनी बात, तो सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे, बोलो फटाफट से बताओ, सारे मुद्दे क्लियर हो गए आप सभी के? चलिए फिर विदा लिया जाए। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अब इवनिंग क्या रहेगी, अब नाइट बोलना आप सभी लोग, जा करके निद्रासन पे आसीन हो जाइए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का। ओके।
चलिए फिर नेक्स्ट डे फिर कक्षा होगी आपकी। और ध्यान रखेंगे कल जो है सुबह की मैं बात करूं तो कल सुबह लगभग 11 बजे आपकी क्लास किसकी होनी है? कल सुबह 11 बजे आपकी शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के चैप्टर 1 की क्लास होगी। और एक डी सर हमारे पास आए हैं, वो पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल, और नोट्स वगैरह भी देने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग जो है सुबह 11 बजे कल लाइव आ जाइएगा, वहाँ पर आपकी क्लास होगी चैप्टर 1 एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।